वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस 2023 में आए हुए सीसेट प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसमें, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। इसमें आपको देखना है कि किस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। देखिए, सुनो सुनो वह गा रही, यहाँ पर 2 बार कॉमा का प्रयोग किया गया तो ये गलत हो जाएगा। आगे है राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। देखिए, राम लक्ष्मण, यहाँ पे विस्मयादिबोधक विराम का प्रयोग हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। आगे राम नरेश गोबर गणेश है, ये एकदम सही है ना। आगे जब देखिए ये सही हो गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक कर सकते हैं क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, प्रश्नवाचक चिन्ह, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य। देखिए, वाच्य 2 प्रकार का होता है। अगर वाच्य की बात किया जाए ये 2 प्रकार का होता है, एक कर्तृवाच्य और दूसरा कर्मवाच्य। जो कर्तृवाच्य होता है इसमें कर्ता प्रधान होता है और जो कर्मवाच्य होता है उसमें कर्म प्रधान होता है। जिलाधिकारी ये कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया गया, मतलब ये इसमें कर्ता प्रधान है तो इसमें कर्तृवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया। देखिए, सार्वनामिक विशेषण क्या है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सार्वनामिक विशेषण एक ऐसा विशेषण होता है जिसमें सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। देखिए, कोई भी सर्वनाम रहेगा वो संज्ञा से पहले आएगा और उसकी विशेषता बताएगा। देखिए, यहाँ पे सर्वनाम है लेकिन इसके बाद में संज्ञा नहीं, मतलब सार्वनामिक विशेषण ऐसे रहेगा, पहले ये संज्ञा है, संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम रहेगा और ये सर्वनाम क्या करेगा, इस संज्ञा की विशेषता बताएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सर्वनाम है लेकिन संज्ञा नहीं है तो ये गलत हो गया है ना। वहाँ सैकड़ों लोग, देखिए ये आपका क्या है, देखिए यहाँ एक तरीके से मतलब वहाँ है ना, ये आप सर्वनाम इसको मान सकते हैं। ठीक है, मतलब एक जगह के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये सैकड़ों वर्ड जो है ये खुद ही मतलब क्या है, एक तरीके से नंबर के बारे में बता रहा है। देखिए 5 लीटर, यहाँ पे नंबर आ गया, ये नहीं हो पाएगा है ना। कोई आदमी आ रहा है, देखिए कोई, यहाँ पे सर्वनाम है, आदमी क्या है, संज्ञा है। अब ये जो सर्वनाम है इस आदमी की विशेषता बता रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अत्यधिक में कौन सी संधि है। देखिए, अत्यधिक में कौन सी संधि, अगर इसकी बात की जाए तो अत्यधिक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा अति प्लस अधिक। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बिल्कुल यड़ संधि। अब मैंने संधि आपको पूरा पढ़ा रखा है। संधि में देखिए, जब कभी भी संधि विच्छेद किया जाता है बीच में आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ ये मात्रा मिलता है तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होता है, ए या फिर ओ। अगर ऐसा मात्रा मिलता है तो वहाँ पे आपका गुण संधि होता है। अगर ए या फिर ओ ये मात्रा मिलता है तो वहाँ पे वृद्धि संधि होता है। और इसके बाद ये देखिए आधा अक्षर रहता है, ठीक है, यहाँ पे से त्य है तो यहाँ पे आपका हमेशा यड़ संधि रहता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इसमें से एक अर्थ नहीं है, वह है। देखिए, प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव का क्या अर्थ नहीं हो सकता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, प्रभाव है आपके पास, मतलब आपके पास सामर्थ्य, ये अर्थ होगा। ठीक, प्रभाव मतलब आपकी महिमा है, आपका प्रभाव है, ये भी सही है। ठीक है, विग्रह, विग्रह का प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है, बाकी प्रभाव है मतलब दबाव भी है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रभाव का विग्रह से कोई मतलब नहीं होता। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, प्रश्न संख्या 7। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। देखिए, आकुंचन, आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, प्रसारण का मतलब होता है फैलना, तो ये विलोम युग्म एकदम सही है। ठीक, आगे चेक करते हैं और भी देख लेते हैं। देखिए, अल्पज्ञ, अवज्ञ, अल्पज्ञ और अवज्ञ नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ठीक, सन्मुख, उन्मुख, देखिए ये सन्मुख, ये जो सम्मुख रहता है सम्मुख का उन्मुख होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे जंगम, स्थावर, तो देखिए जंगम जो होता है ना, ये स्थावर शब्द देख के याद है, जंगम और स्थावर बना होता है तो स्थावर का चंचल नहीं होगा, स्थावर का जंगम होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां, निम्न शब्द में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है। देखिए, हेम, अब यहाँ पर शुरू से ही पता चल गया, हेम जो होता है, हेम मतलब सोना होता है ना, तो यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची नहीं रहेगा। तो बाकी आगे के ऑप्शन आप चेक ही नहीं करिए फिर भी चल जाएगा, बाकी आप चेक करना चाहते तो देख लीजिए। गिरा, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी मतलब जिसने हाथ में बीड़ा धारण किया। शारदा, वागीसा, ये भी सरस्वती का पर्यायवाची। भारती और वाड़ी, ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही, मतलब कौन सी लोकोक्ति ऐसी है जो सही है। देखिए, जो बोले
जे बोले सो घी को जाए, महाकृपण नहीं है ना, सब टके का खेल है, मतलब पैसा ही सब कुछ करवाता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, मतलब कौन सा शब्द तद्भव। देखिए तद्भव और तत्सम, अगर इसके बारे में बात करें, जो तद्भव होता है, तद्भव कोई भी शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ और उसका स्वरूप बदलते बदलते हिंदी में आया उसको तद्भव कहते हैं, और अगर संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गया तो उसको तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे आक जो है, आक तद्भव शब्द है, बाकी ये सब अंधकार, आषाढ़, अश्रु ये सब तत्सम शब्द है। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सा है, देखिए बारात, बारात नहीं होता है, बारात होता है, ठीक। कालिदास, कालिदास में छोटी की मात्रा रहेगी, ठीक। बाजार, बाजार इसका बिल्कुल सही। बाकी यहाँ पे बाजार में ना देखिए ये जो यहाँ पे नुक्ता लगा है ना, ये नहीं रहेगा, ठीक। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है बाजार, है ना। अब यहाँ पर एक पैसेज दिया है, तो पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए पैसेज में क्या पूछा जा रहा है, पैसेज को देखते हैं। निर्देश मतलब 12 से 16 तक ये जो क्वेश्चन है ये पैसेज पर आधारित है। पैसेज क्या है, हम एक राष्ट्र, अच्छा यहाँ पे हर है, ठीक है, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है, मतलब जो भी राष्ट्र संस्कृति के बल पर प्रगति करेगा। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत और आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है, ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा, है ना। और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। इस पूरे पैसेज में संस्कृति की बात की गई है। तो क्वेश्चन क्या, देखिए गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है, देखिए राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है। आगे दिया जा रहा है राष्ट्र के विकास में सभ्यता, तो सभ्यता का कोई मतलब यहाँ पे विशेष बात नहीं किया गया। प्रकृति का योगदान, इसकी भी बात नहीं की गई, और राष्ट्र के विकास में परिस्थिति, इसकी भी बात नहीं की गई। तो इसका सही शीर्षक हो सकता है राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। अगला देखिए, अगले प्रश्न पर क्या है, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं, मतलब राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है। तो अभी आपने देखा संस्कृति के बल पे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 14। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है, संस्कृति का प्रयोग किया गया था, प्रकृति का प्रयोग किया गया था, संस्कृति का प्रयोग किया गया था, सभ्यता का प्रयोग किया गया था, परिस्थिति का प्रयोग किया गया था। अब प्रकृति का प्रयोग विशेष तौर पे कहीं नहीं किया गया था, है ना। तो ये 3 शब्द आपको देखने के लिए मिला था, संस्कृति, सभ्यता, परिस्थिति, और प्रकृति नहीं मिला। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, आपने पढ़ा था पीछे पैसेज में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभ्यता और संस्कृति में देखिए, अब यहाँ पे आपने पीछे क्या देखा था, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर होता है। केवल घनिष्ठ संबंध नहीं होगा, है ना, केवल अंतर है ये भी नहीं होगा, कोई संबंध नहीं ये भी गलत हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, ऑप्शन नंबर डी। द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जो द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द है वो नहीं है, मतलब कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो बात करें द्विरुक्ति का, तो द्विरुक्ति वे शब्द होते हैं जिनका मतलब उच्चारण भले ही अलग अलग रहे लेकिन अर्थ एक जैसे है। देखिए अच्छी संगति, है ना, आपकी भवदिया, गजराज, देखिए गजराज मतलब भी हाथी होता है और हाथी मतलब भी हाथी होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे द्विरुक्ति शब्द का देखिए यहाँ पे पूछा अशुद्ध शब्द नहीं, मतलब शुद्ध चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो लोधांती बुंदेली की उपभाषा है, ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो देखिए हिंदी के विकास में ये मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। जो अवधि है ये अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना, ये सब अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुए, ठीक। अब अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों ये प्लूरल नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, है ना। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही हो सकता है। देखिए छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो अपने से बड़ों को प्रदान नहीं किया जाता, ये गलत हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस में अशुद्धि दिख रही, तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में कि एक शब्द में व्यंजन वर्ण की अशुद्धि, मतलब इसमें कौन सा ऐसा वाक्य जहाँ पे व्यंजन में गलती। तो देखिए जमींदार के पास 2 सिपाही थे, यहाँ पे व्यंजन में कोई गलती नहीं दिख रहा है ना। उसे धोखा देकर लूट लिया गया। देखिए जो धोखा वर्ड है ना, धोखा नहीं होता है, इसको लिखा जाता है धोखा, है ना। तो यहाँ पे व्यंजन की अगर आप त्रुटि देखेंगे तो यहाँ पे क की जगह ख होना चाहिए, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है, क्योंकि तत्सम और तद्भव क्या होता है मैंने शुरू में आप एक्सप्लेन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो भी बनेगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 23। घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ है। देखिए घोंगा बसंत, आप अगर उत्तर प्रदेश से होंगे तो इस शब्द को एकदम अच्छे से जानते होंगे, प्रयोग किया जाता है। घोंगा बसंत का मतलब होता है मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर बी।
गंगा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए भागीरथी है ना, यहाँ पे भागीरथी या भागीरथ बोला जा रहा है, ठीक है। त्रिपथका, देव नदी है ना, ये सब गंगा के पर्यायवाची। जो रवि तनया है ये सूर्य का पर्यायवाची, सॉरी यमुना का पर्यायवाची। रवि मतलब सूर्य, तनया मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री, ये माना जाता है यमुना जी को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ये मिले। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26 to 30 है ना, 26 से 30 तक के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ना और उसका उत्तर देना है। वी इन इंडिया हैव आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम, हम भारत में हम सबके अपने स्पेशल प्रॉब्लम है। नो वन कैन डिनाई, कोई मना नहीं कर सकता। दैट सम ऑफ देम और ऑफ अ सीरियस नेचर एंड मस्ट बी अटैक्ड विद विगर एंड डिटर्मिनेशन, मतलब सबके पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबकी अपनी अपनी सीरियस समस्याएं और उनमें कुछ डिटर्मिनेशन की बात की जा रही है। देखिए आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिफाइंड क्लियरली, मतलब जो हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है। वी एम्स, हम मतलब ऐसा उम्मीद रखते हैं या फिर ऐसी कोशिश करते हैं एट प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन विद द बेसिक नेसेसिटीज एंड कंप्लीट फ्रीडम टू लीड अ लाइफ ऑफ हिज और हर ऑन चॉइस, कि मतलब जितने भी नागरिक हैं उनको उनकी स्वतंत्रता के आधार पर उनका जीवन प्रदान किया जाए। वी एम टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हम ऐसी मतलब उम्मीद रखते हैं या फिर ऐसा कोशिश करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बनाया जाए। स्ट्रॉन्ग एंड फ्री ऑफ फ्री इन विच एवरी सिटीजन, मतलब मजबूत और उसमें हर नागरिक स्वतंत्र रहे। आगे इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजियस बिलीफ्स विल ऑक्यूपाई एन इक्वल एंड ऑनर्ड प्लेस, मतलब उसे देखिए जो भी उसका रिलीजियस बिलीफ है ना, उसको इक्वल और ऑनर्ड प्लेस मिले, व्यक्ति को मिले, है ना। एंड वी गिवन फुल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड सर्विस, और सबको मतलब क्या हो ग्रोथ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वी एम एट एंडिंग अनटचेबिलिटी, मतलब ये एम करते हैं कि जो अनटचेबिलिटी छुआछूत है वो समाप्त हो जाए। एंड डूइंग अवे विथ, और दूर किया जाए। डूइंग अवे विथ एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है दूर करना, एबॉलिश करना, समाप्त करना। द प्रेजेंट इनइक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड वेल्थ, है ना, मतलब ये बोला जा रहा है कि जो डूइंग अवे विथ है ना, मतलब दूर कर दिया जाए जो प्रेजेंट स्टेटस है असमानता और इसके बाद धन दौलत का। वी आर अपोज्ड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, मतलब हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि कुछ विशेष हाथों में धन संपदा हो, मतलब पावर कुछ विशेष हाथों में। देखिए इन दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी अ पार्ट ऑफ, मतलब ये पूरा का पूरा पैसेज किसका पार्ट हो सकता है। तो ये पैसेज पढ़ के आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे भाषण जैसे कुछ भावना निकल के आ रहे हैं ना, स्पीच दिया जा रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है ना, बुक नहीं हो सकता है ना, पर्सनल लेटर भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे स्पीच हो जाएगा, है ना, स्पीच की सेंस आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू, मतलब जो ऑथर है ऑथर के हिसाब से हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज में हर जगह जिक्र किया जा रहा था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, उनके अधिकार मिले। तो देखिए क्रिएट अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, अनइक्वल मतलब ऐसा नहीं होगा, है ना। प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब एक व्यक्ति के मतलब फ्रीडम को और प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाया जाए, ये भी नहीं है ना। देखिए इंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री, है ना। अब यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि कंट्री में पूरी तरीके से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को खत्म कर दिया जाए। फेवर द कॉन्सेंट्रेशन, देखिए यहाँ पे जो है ना मतलब इंडिविजुअल, इसका सेंस ये आएगा ना कि मतलब स्वतः एक एक व्यक्ति को क्या हो, मतलब फ्रीडम मिले और प्रॉस्पेरिटी मिले। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। देखिए अनइक्वल अपॉर्चुनिटी तो बनेगा नहीं, है ना। प्रमोट इंडिविजुअल, मतलब एक एक व्यक्ति को फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी मिले, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये तो करेंगे नहीं, है ना। फेवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, आते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज विगर मीन, है ना। ये जो विगर मीन है इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब जो होता है फोर्स होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विद। डूइंग अवे विद पैसेज पढ़ते समय मैंने इसको टिक किया था, है ना, इसका मतलब होता है एबॉलिश करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मतलब इसका वॉइस बदलना है ना, और इसको क्या करना है, मतलब सही से देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समवन गिव हर बुलडॉग, मतलब किसी ने उसे बुलडॉग दिया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये गिव है, गिव मतलब पास्ट इंडेफिनिट की भावना आप यहाँ पे आ रही है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, वाज मिलता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे हो सकता है, अभी आगे देखा जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए दूसरा भी हो सकता है, देखिए बाकी ये तीसरा और चौथा ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको वाज नहीं दिख रहा है, ठीक। सी वाज गिवन अ बुलडॉग, ठीक है, ये भी अभी होल्ड करते हैं। आगे अ बुलडॉग वाज गिवन टू हर, तो देखिए सी वाज गिवन, यहाँ पे अब इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है। अ बुलडॉग वाज गिवन टू हर, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। मतलब जो नीचे डेटा दिया इससे आपको क्या करना है, ऑप्शन को भरना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें ब्लैंक को भरना है। देखिए द एयर इंडिया है ना, कंसेंशियल टिकट्स दीज डेज। देखिए जहाँ पे एयर इंडिया की बात हो रही है और दीज डेज मतलब काम अभी भी चल रहा है। जब काम चल रहा है तो इशूड नहीं होगा, है ना। इसके बाद इशूसेस भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। तो इज इशूइंग मतलब एयर इंडिया इस समय इशू कर रहा है कंसेशनल टिकट दीज डेज, मतलब इन दिनों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 33, है ना। क्वेश्चन 33 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। मतलब इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, ठीक है। ही मतलब उसने एडमिटेड मतलब स्वीकार कर लिया, हिज मिस्टेक, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स रूप होगा ये ऐसा होगा कि उसने मान लिया कि उसने गलती किया था। देखिए ही एडमिटेड दैट ही वाज मिस्टेकन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए ही एडमिटेड टू मेकिंग अ मिस्टेक, ये भी नहीं होगा। आगे ही एडमिटेड दैट ही वाज मेकिंग अ मिस्टेक, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, मतलब उसने स्वीकार कर लिया कि उसने एक गलती किया था। आगे सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको इनडायरेक्ट चूज करना है। आई सेड टू हिम लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। ये इसका इनडायरेक्ट क्या होगा आपको कमेंट करना है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड यहाँ पे मतलब ये जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, रुकिए ये क्या हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। मतलब कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें सही से पंक्चुएशन का यूज़ किया गया, मतलब जो भी विराम चिन्ह है इसका बिल्कुल सही यूज है। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको एक्सक्लामेशन के तौर पे लेंगे, देखिए पहले तो दो तरीके से सही हो सकता है। या तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए या तो बीच में कहीं एक्सक्लामेटरी मार्क आना चाहिए, जिसमें से कुछ नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आगे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट, है ना, एक्सक्लामेशन मार्क है ना, ब्यूटीफुल पेंटिंग यहीं पर आना चाहिए था, ये भी गलत हो जाएगा। आगे है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट, ये भी गलत हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। रिसीड, है ना। रिसीड का मतलब होता है एक तरीके से पीछे हटना, है ना। मतलब रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। तो एडवांस का मतलब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना, है ना, फॉरवर्ड होना, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, है मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें मीनिंग गलत है। तो देखिए सीज बिल्कुल सही मीनिंग है ना। डिसीव DECIEVE, है ना। देखिए डिसीव की जो मीनिंग है ना, डिसीव की मीनिंग DE, है ना, CIEVE, है ना, ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है। डिसीव मतलब धोखा देना। बिलीव ये भी सही दिख रहा है ना। रेन का मतलब होता है साम्राज्य, जिसमें सभी ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहे हैं ना। या DE देखिए डिसीव की मीनिंग ना ये नहीं होती, ये होती है DECEIV, है ना। तो ये ऑप्शन होगा डिसीव, ठीक। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए दिया चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल ऑफ अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन किया गया लाइक अ कॉग इन अ व्हील, है ना। लाइक अ कॉग का मतलब होता है एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, मतलब एकदम ऐसे समझ दो ना जिसका कोई महत्व नहीं है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 39। अब यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, है ना। पेंचेंट, है ना। पेंचेंट का मतलब होता है एक तरीके से बहुत जो चीज़ों को पसंद कर रहा है उसके प्रति उसका रुझान है, उसको देखने की उसकी इच्छा है ना। तो यहाँ पे पेंचेंट का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा लाइकिंग, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है, आप चाहे तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से ऑड को चूज करना है। अब ऑप्शन को देखते देखिए ए की प्लेस वैल्यू होती है 26, सॉरी ए मैं बोल रहा हूँ, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, है ना। एक्स की प्लेस वैल्यू जो होती है ये होती है 24, है ना। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे जे की प्लेस वैल्यू है 10, ओ की है 15, के की बात करेंगे 11 और क्यू की जो प्लेस वैल्यू है ये आपका होता है क्यू का 17, ठीक। अब देखिए और आगे बढ़ेंगे, देखिए टी की प्लेस वैल्यू है 20, बी की 2, है ना, भी की 22 है और डी की प्लेस वैल्यू 4। इसी तरीके से एफ का प्लेस वैल्यू है 6, आर का है 18, एच का है 8 और टी का है 20। अब देखिए चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए एक में 2 जुड़ा 3 आ गया, है ना, 24 में 2 जुड़ा 26 आ गया।
10 में 1 जुड़ा है और यहाँ पर फिर से 2 जुड़ा है। वापस से देखिए 2 जुड़ा है, 1 जुड़ा है और फिर यहाँ पे 2 और 1 ऐड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो हर जगह सभी में 2-2 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 ऐड हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। अगर अंधा और अंधा नहीं अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक यहाँ पे संख्यात्मक समंक का उदाहरण है, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा है। तो ये इस 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 देखिए आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करते हैं। जो आयत होता है ना, आयत ये हमेशा बहुलक के निर्धारण में सहायता करता है। तो इसको आप याद रखिएगा, आयत हमेशा बहुलक के निर्धारण में सहायता करते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। 44 क्या है देखिए, 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो 10 एवं 9 क्रमशः सम और विषम स्थान पर आते हैं। देखिए 11 प्रेक्षण है, जो 10 है ना, 10 आपका इवन प्लेस पे मिलता है, 10 हमेशा इवन पर आता है और जो 9 है ये ऑड पर आता है। तो इसका मतलब समझिए ये प्रेक्षण कहाँ से शुरू होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 पर होगा और 10 मतलब 9 जो है ऑड पर होगा और 10 इवन पर होगा। तो इस हिसाब से अगर हम माने ना तो जो 9 होगा 9 हमेशा ऑड पर होगा, है ना, और जो 10 होगा ये इवन पर होगा। इसका अगला नंबर क्या होगा, 11 होगा। अगर आप ऑड प्लेस की बात करेंगे ना, देखिए 1 3 5 7 9 और 11 टोटल 6 ऑड प्लेस हो जाएंगे, है ना, और इवन प्लेस कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और टोटल 11 हो गया। अब नंबर्स की बात करेंगे तो 9 6 का 54, है ना, और 10 बचे 50। 54 और 50 आपका 104 हो जाएगा। 104 टोटल 11 प्रेक्षणों में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 11 से भाग करेंगे, 11 9 99, है ना। अभी यहाँ पे 5 बच रहे हैं, दशमलव लग गया, 11 चौका 44, 6 बच रहा है, 11 पच्चे 55। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 9.45 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए शंकु की बात करेंगे, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर EH ये होता है ना। अगर पाई आर स्क्वायर को हम क्या करें 100% बढ़ा दें, मतलब जो पाई आर स्क्वायर ये 1 था, 1 से हमने 2 कर दिया। अब हाइट में कोई चेंजिंग नहीं है तो हाइट को 1 का 1 मान लेते हैं। देखिए इसका आयतन यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 हो गया, आयतन में कितने % की वृद्धि है, 100% की। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है, 2 बेलन ए तथा बी के आधारों का अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या 3 और 2 के अनुपात में। मतलब जो आर है ना, यहाँ पे देखिए R1 या फिर मैं मान लेता हूँ RA और RB, या डायरेक्ट ए और बी लिखते हैं, आप समझ के चलिए। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। इसके त्रिज्या की बात बोल रहा है, ए की त्रिज्या कितनी है 3 और बी की त्रिज्या कितनी है 2। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि इसकी ऊंचाई का अनुपात n और 1 है, मतलब जो हाइट है ये n और 1 है। और साथ में आगे ये भी डेटा दिया है कि जो बेलन ए का आयतन है बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, मतलब ए 3 होगा तो बी 1 होगा। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 1 का 4, मतलब 4 की जगह पर 1 दे रखा है ना, मतलब अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, तो 4 1 का 4 ये सही है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 9n बराबर 12, 9n बराबर 12 तो n बराबर 12/9 और 12/9 का मतलब है 4/3, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 47, यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई में को कितना % घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे। देखिए यहाँ पे बेलन की त्रिज्या में 25%, बेलन की बात करेंगे तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई से कोई मतलब नहीं, है ना। अब देखिए आर में 25% की वृद्धि हो रहा है, मतलब जो आर 4 था 4 से 5 कर दिया गया, है ना। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 16 से 25 हो गया, है ना। अब पूछा जा रहा है इसके मतलब इसके हाइट को कितना कम करना होगा। देखिए यहाँ पे हाइट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मान लीजिए 25 था, 25 से 16 कर दिया गया, 9 की कमी किया गया, 9/25 कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा आपका 36%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये कि यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य, देखिए समुच्चय के सदस्य मतलब अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको ना कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका क्यूब और स्क्वायर दोनों भी आपको इस डेटा में मिल जाए। तो 729 है ना, 729 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, 9 का क्यूब होता है ना, और 27 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको जब ऐड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 7 2 9 और 9 18, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगले प्रश्न की ओर अगर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 49 इसमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 49 ये है, 2 संख्याओं का HCF 25 है और उनके
एलसीएम के अन्य गुणनखंड 14 और 15 संख्याओं का योग निकाले। देखिए जब एचसीएफ दिया रहता है, एचसीएफ है ना, एचसीएफ में जो मतलब नंबर का रेशियो होता है उसको अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर नंबर के रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसमें 14 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 15 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे और उनको जोड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट दोनों को जोड़ लीजिए। 29 है ना, और 29 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 725, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 50 दिया है, दिए गए विकल्पों में से मतलब उस समुच्चय को चुनिए जो इसके समरूप है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 से 36 और 63 बना है ना, मतलब 6 का स्क्वायर किया गया होगा तो 36 मिला होगा और 36 को रिवर्स कर दिया गया। देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर और इसको रिवर्स कर दिया गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चेक कर लीजिए आगे क्या कमी है। देखिए 7 का स्क्वायर तो है लेकिन रिवर्स नहीं किया गया है ना, 94 का स्क्वायर नहीं है और 11 का स्क्वायर नहीं है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, यदि दो बहुपद के एलसीएम और एचसीएफ इतना दिया गया है तो आपको एक बहुपद भी दिया, अब आपको दूसरा बहुपद पूछ रहा है, फार्मूला आपको पता होगा। चलिए प्रश्न संख्या 51, देखिए 51 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि दो बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः x+1 दूसरे ब्रैकेट में दिया x² + 6 x + 8, ये देखिए एलसीएम दे रखा है ना, और यहाँ पे एचसीएफ दिया x+1 और उनमें से एक बहुपद ये है तो आपको दूसरा बहुपद पूछा जा रहा है। देखिए इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप एक क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेना, आराम से बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 52 पे क्या दिया, देखिए यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने पर 10 कलम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए उसने 30 बेच, देखिए 10 का प्रॉफिट हुआ है ना, 30 बेचा है, अब यहाँ पे बेचा है। अब कोई भी जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाला जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, तो यहाँ सीपी निकालने के लिए 10 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 10/20। 10/20 को कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा 50%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि दो कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में इस स्पीड से मतलब यहाँ पे स्पीड दिया, एक कुत्ते का 2.5 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे का 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूरी पर होने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए 7 मीटर व्यास है, ठीक, यहाँ पे चलिए देखिए मान लीजिए ऐसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है ना, इसका व्यास है 7 मीटर, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, ये 7 मीटर व्यास है ना। अब एक कुत्ता ना, मतलब मान लीजिए कुत्ता एक यहाँ पर है और दूसरा कुत्ता यहाँ पर है, ठीक, अब इनको ना मतलब यहाँ पे मान के चले, देखिए ये कहीं से भी शुरू करेंगे अंत में ये यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि अधिकतम दूरी पर होना है। अब अधिकतम दूरी पर होने के लिए जैसे कुत्ते इस रेंज को कवर करेंगे, ये वाला रेंज मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक, इस रेंज में वो कितनी दूरी को कवर करेंगे तो आप अप्लाई करेंगे 2πr। 2πr जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r की वैल्यू हो जाएगी 7/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब ये 2πr क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर हाफ की बात करेंगे तो यहाँ पे हाफ निकालेंगे, देखिए कंप्लीट अगर 22 मीटर है तो हाफ हो जाएगा 11 मीटर। ये कुत्ते यहाँ तक पहुँचने में ना 11 मीटर की दूरी तय करेंगे। अब देखिए इनकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड है 2.5 मीटर और 3 मीटर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा 5.5 मीटर प्रति सेकंड। 11 मीटर टोटल दूरी है और 5.5 की स्पीड से चल रहे हैं तो 2 सेकंड में पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 54, है ना। अच्छा देखिए ये प्रश्न मैं इसी पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी लेकिन मैनेज कर लीजिए, कोई बहुत ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखेगा। यदि x आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, देखिए x आदमी 40 दिन में करते हैं तो ये टोटल काम हो गया 40x, है ना, और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने पर देखिए जब अगर 5 अतिरिक्त आदमी लगा दिया जाता है तो क्या होता है, ये काम ना 10 दिन की बचत हो जाती है, मतलब 30 दिन में पूरा हो जाता है। तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 40x बराबर है किसके, 30x + 150 के, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 15। x की वैल्यू जब आप 15 प्लेस करेंगे तो 15 चौका 60, जो टोटल वर्क है ये 600 है ना, टोटल वर्क है 600 और कितने मजदूरों से करवाना है, 30 मजदूरों से, तो 20 दिन में पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है, 54 नंबर का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पर, 3 संख्याओं का अनुपात 3, देखिए 3, 4 और 5 है, इनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतने हैं तो उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए जब कभी भी आपके सामने ऐसा कंडीशन है जहां पर आपको अनुपात दिया रहे, रेशियो दिया रहे और एचसीएफ दिया रहा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। एचसीएफ और रेशियो का मल्टीप्लाई कराने पर नंबर मिलता है। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ है 40, तो अब कोई भी संख्या पूछे, सबसे बड़ी संख्या पूछा तो सबसे बड़े रेशियो से मल्टीप्लाई करा देना, 40 पंचे 200, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इससे सरल क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56, है ना। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है,
अभिकथन, आपको ए यहाँ पे अभिकथन दिया है, अंतर वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतर क्रिया का एक भाग है। मतलब बोला जा रहा है कि जो आकर्षण है ना सामाजिक अंतर क्रिया का एक भाग है या उत्तर जीविता हेतु आवश्यक है। अब यहाँ पे इसमें देखो ये दिया है कि कौन सही कौन गलत है। देखिए अंतर वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतर क्रिया का एक भाग है, ठीक है, ये बात तो सही है, मान लेते हैं कि भाग है, लेकिन क्या यह उत्तर जीविता हेतु आवश्यक है? ऐसा तो नहीं माना जा सकता कि इससे उत्तर जीविता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर जीविता, मतलब सर्वाइवल के लिए, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा इंग्लिश देखते हैं। देखिए इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, सही है, ठीक है। इट इज़ अ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, ठीक। तो इसमें जो मेरे हिसाब से ऑप्शन बनेगा है ना, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि आर और ए दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया? इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देते हेतु प्रेरणा देता है? देखिए यहाँ पे अब गोपनीय सूचना देना है ना जब गोपनीय सूचना देना है तो फिर क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक तरीके से ना सिंगल चैन का यूज किया जाए, क्योंकि अब देखिए सिंगल चैन क्यों होगा? क्योंकि भाई ये गुप्त बात है तो गॉसिप तो करेंगे नहीं, है ना। इसके बाद क्लस्टर भी नहीं होगा, है ना, विल भी नहीं रहेगा, सिंगल मतलब सिंगल चैन चलेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है जो इंटरपर्सनल स्किल के, क्वेश्चन नंबर 58, 59, है ना, ये सब आप देख लीजिएगा। ये मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। इसमें आप देखेंगे आराम से, जो चीज़ आपको पता है आप उसको क्लियर कर लेंगे और जो चीज़ नहीं पता तो उसमें आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए आते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 क्या दिया? राम श्याम का मित्र है, ठीक है। मनीष को इशारा करते हुए राम ने श्याम से पूछा हुआ कौन है? राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मनीष का राम से क्या संबंध? देखिए जो राम है ना श्याम का मित्र है, श्याम जो है राम का मित्र है ना। मनीष को इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा। देखिए मनीष को दिखा करके पूछ रहा है तो राम ने कहा उसका बेटा। देखिए मतलब जो मनीष है, मनीष का जो बेटा होगा, है ना, मेरे बेटे का चाचा है। मतलब जो राम है ना राम के बेटे का चाचा है, ठीक। तो मान लेते हैं देखिए राम है, अब राम का बेटा होगा, ठीक है, ये इसका चाचा है। तो देखिए ये इसका चाचा है ना, मतलब ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे। अब देखिए ये मनीष का लड़का है, मतलब राम भी इसी का लड़का होगा, तो मनीष का राम से क्या संबंध है? तो देखिए मनीष और राम आपस में क्या हो जाएंगे? देखिए ये मनीष ऊपर है, राम नीचे, एक जनरेशन का फर्क है, तो इसका पिता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा जा रहा है? देखिए यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? देखिए कैलेंडर में ना जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा रिपीट करता है। तो देखिए 31 मार्च 2008 को सोमवार है, इसका मतलब 31 मार्च 2009 को मंगलवार होगा, 31 मार्च 2010 को बुधवार होगा और 31 मार्च 2011 को बृहस्पतिवार होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया? 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होगा? देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो लास्ट का ईयर होता है, ईयर, ठीक है, इसमें 2 डिजिट लेना है। 09 है यहाँ पे, है ना, 09 में 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग देंगे तो आपका ये एक रिमाइंडर बचेगा। जब कभी भी एक रिमाइंडर बचेगा तो आपको वर्ष में 6 जोड़ना है। देखिए 2009 में 6 जोड़ेंगे तो 15 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 72 नंबर दिया, निम्न कथनों का संदर्भ लें। अब देखो सभी बालक आदर सत्यवादी, ठीक है, इसको मैं इंग्लिश वर्जन से देखता हूँ। ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल, देखिए जितने भी बॉयज हैं सबके सब ट्रूथफुल है ना। कमल इज अ बॉय, अब कमल के बारे में बोला जा रहा है, कमल इज अ बॉय, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका कंक्लूजन दिया, कमल इज ट्रूथफुल, ठीक है, कमल ट्रूथफुल है, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कमल बॉय के अंदर है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको गलत बना दिया, देखिए इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए ऑल बॉयज, जितने के जितने बॉयज हैं सब क्या है, सब ट्रूथफुल है, ठीक। कमल इज अ बॉय मतलब कमल इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए कमल इज ट्रूथफुल, ठीक है, कमल ट्रूथफुल होगा क्योंकि अंदर आ रहा है, ठीक है। ऑल ट्रूथफुल पर्सन्स आर बॉयज, अब सभी ट्रूथफुल बॉयज है तो इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, खाली 1 फॉलो कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पर। एक घड़ी जो रविवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे होती है, मतलब जो संडे का दिन होता है वहाँ पे क्या होता है, 3 मिनट पीछे है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, मंगलवार दोपहर 5 मिनट आगे आ जाती है। देखिए 3 पीछे से 5 आगे आ गई, है ना, 3 पीछे से 5 आगे आ गई, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 इधर का और 5 इधर का, मतलब इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 8, है ना, 8 मिनट कवर किया। अब 8 मिनट को कवर करने में इसको समय कितना लगा? देखिए रविवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे, रविवार से सोमवार 24 घंटा और फिर सोमवार से मंगलवार 24 घंटा, टोटल 48 घंटा। देखिए 8 मिनट को इसने कवर किया 48 घंटे में, तो यहाँ पे 1 मिनट को कवर करने में लगेगा 6 घंटा, तो 3 मिनट को कवर करने में कितना लगेगा, 18 घंटा, है ना। तो 18 घंटे बाद क्या करेगा, वो सही समय दिखाएगा। तो 2 बजे से आप 18 घंटे बाद आएंगे। देखिए 2 बजे से 18 घंटे बाद जब आएंगे,
रविवार दोपहर 2 बज रहा है ना। इसका मतलब है कि सोमवार, अगले दिन जब सोमवार होगा तो सोमवार को भोर में 2 बजे, मतलब रात को 2 बजे बोल लीजिए, है ना। इसके बाद फिर वहाँ से अब 6 घंटा और आगे आएंगे, है ना, क्योंकि अब 12 घंटा है, 6 घंटा जब और आगे आएंगे तो सोमवार को सुबह 8 बजे, है ना। ये इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं 74। जो संबंध 6 का 16 से वही संबंध 12 का। देखिए 6 का 16 से क्या संबंध है, देखिए 6 दूना 12, 4 16, ठीक है, 12 दूना 24, है ना, 4 28, नई रिलेशन दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अब थोड़ा सा यहाँ पे विचार करने वाला क्वेश्चन है, ठीक। 6 त्रिक 18, ठीक है, 6 त्रिक 18 में से 2 गया 16, 12 3 36 में से 2 गया 34, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, 75 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, इसका अगला अंक कौन सा है, देखिए 1 0 5। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 24 को देख के आपको पता चल रहा है 5 का स्क्वायर -1, 17 को देख के पता चल रहा है 4 का स्क्वायर +1, है ना। 8 क्या है, 3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +1, है ना, 1 का स्क्वायर -1 और 0 का स्क्वायर +1। तो ये सीरीज आगे बढ़ेगा, 6 का स्क्वायर +1, 6 6 का 36 और 1 37, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, है ना, पहला कथन है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, सही बात है ना। हाँ, कॉलेज के राजनीतिक दलों में के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं, ये भी सही, ठीक है। तो मतलब ये प्रतिबंधित होना चाहिए, सही बात है, क्योंकि इससे पढ़ाई भी बाधित हो रहा है और साथ ही साथ मतलब जंग का मैदान भी कॉलेज बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए योगा कथन 1 और 2 है ना, दोनों मतलब यहाँ पे प्रबल है, सही बात है, दोनों इस मतलब करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर जब राजनीतिक गतिविधि में नहीं जाएंगे तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और साथ ही साथ जो राजनीति के कारण लड़ाई होती है उन भी चीज़ों से बच लिया जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, है ना। 77 क्या है, निम्नलिखित मतलब शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण बनाना। देखो सबसे पहले सबसे छोटा है साइकिल, है ना, तीसरा, है ना। साइकिल से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, कार है, दूसरा, है ना। अब कार से थोड़ा सा बड़ा कौन है, बस है, चौथा, और सबसे बड़ा है रेल। तो 3 2 4 1, ठीक है, 3 2 4 1 और 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री क्या करता है, घड़ी की दिशा में घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, जब कभी भी वर्ड का कंफ्यूजन हो तो आप इधर आ जाएंगे। देखिए वो क्लॉकवाइज घूमता है, देखिए सबसे पहले टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, ये क्लॉकवाइज है। इसके बाद 180 क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज आता है। और फिर 90 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज आता है, ठीक। अब देखिए क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वो जिधर भी देख रहा था उधर से 180 डिग्री घूम जाएगा। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट मतलब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट इधर था, वो 180 घूमेगा, इधर आ जाएगा, साउथ वेस्ट में देखेगा अभी वर्तमान में। तो साउथ वेस्ट मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 79 दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 4 का संबंध है 17 का, 4 चौका 16 1 17 7 7 49 1 50, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए साइकिल, यूनिसाइकिल, चश्मा, है ना। अब चश्मे का रिलेशन क्या होगा, अब इसमें देखिए चेहरा, पैडल, मोनोकल और शीशा। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा जो भी होगा। चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था निर्णय व्यवहार विकल्पों के मूल्यांकन तथा उसमें उनमें से चयन करना है। तो मतलब ये बात बोला था बैरन ने, है ना। बैरन ने बोला था कि निर्णय जो व्यवहार है विकल्पों का मूल्यांकन और उनका चयन है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा बैरन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे की चीजें आप देख लीजिएगा, है ना। इसमें अगर मतलब आंसर ही टिक करना, देखिए आप इधर देखेंगे एल्गोरिदम एक प्रकार का यांत्रिक समाधान है ना। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा, आप कर लेंगे आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये चीजें मैं क्यों नहीं टिक कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जितनी चीजें आपको याद होंगी आप आसानी से टिक कर लेंगे। हम लोग अभी हाल फिलहाल ऐसे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो कैलकुलेट करने वाले। देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे 2 का टेबल चल रहा है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, है ना। अब इधर देखिए 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, है ना। तो 3 पचे 15 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक कक्षा में मतलब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक क्लास है जिसमें 31 छात्रों में अनूप और सुनील का स्थान क्रमशः ऊपर से 7वां है और 11वां। देखिए अब यहाँ पे अनूप और सुनील, है ना, ऊपर से 7वें और 11वें पर है। तो कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्या होगा। देखिए अनूप की बात करेंगे, अनूप ऊपर से 7वां है ना, टोटल 31 लोग हैं। तो आप समझिए यहाँ पे ऐसे समझिए, अनूप ना 7वें पोजीशन पे, मतलब इसके ऊपर 6 लोग होंगे, है ना। अब टोटल क्लास में 31 लोग हैं, 31 लोग हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे 24 लोग होंगे, 24 36 और एक ये खुद होगा, 31 हो जाएगा। तो नीचे से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 25वें स्थान पे आएगा, आपको 1 मिल गया, बाकी आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी 25 और कहीं पर नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया, क्यू एन ई के आपको विलुप्त नंबर बताना। देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू 17, है ना, एन की प्लेस वैल्यू है 14,
ई के की प्लेस वैल्यू है 11 है ना, ई की प्लेस वैल्यू है 5। अब आपको दिख गया होगा 3 3 का गैप है, -3 फिर -3 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5 है ना। तो 8 किसका स्थान होता है, 8 की बात करेंगे तो 8 होता है एच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 94 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 94 में क्या बोला गया, 94 में ये बोला गया अंक समूह जो मतलब अलग से मतलब सबसे अलग है उसको चुनिए। 8 3 24 1 25, 22 3 66 1 67, 18 देखिए यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। 95 क्या दिया गया, ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है, ठीक है। ए और बी भाई बहन है। देखिए यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो ए है, देखिए ए और बी ये भाई बहन है, ठीक। सी ए का पिता है, जो सी है ये ए का पिता है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ हो गया। डी ए की बहन है, जो डी है ना ये ए की बहन है। आगे क्या बोला जा रहा है, ई जो है डी की माँ है, ई डी की माँ है, मतलब ई सी की पत्नी हो जाएगी। बी ई से किस प्रकार, फिर आगे क्या दिया है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बी और ई का रिलेशन कैसा हो जाएगा, तो देखिए बी यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो खाली एक दिया है, बेटी दिया, तो बेटी सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा है। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि किसी कोड भाषा में एलसी को 6 लिखा जाता है, टी को 10 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पीडी को क्या लिखा जाए। देखिए एल का प्लेस वैल्यू होता है 12 और सी का होता है 3, तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। 12 का आधा 6 या 3 का मतलब डबल 6। टी मतलब 20 होता है, 20 का आधा 10 हो जाएगा। ई मतलब 5 होता है, 5 का डबल 10 मतलब 10 हो जाएगा। आप यहाँ से अब देखिए डी मतलब 4 होता है तो 4 का डबल 8 हो जाएगा। पी मतलब 16 होता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं। 97 में क्या दिया गया, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जा रही, एक बिल्ली उसी दिशा में मतलब जिधर रेलगाड़ी जा रही के समांतर 18 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी 140 मीटर है ना, बिल्ली में लंबाई नहीं तो लंबाई हो जाएगा 140 है ना। रेलगाड़ी को यही क्रॉस करना है, मतलब इतना ही पार करना है, तो 60 माइनस 18, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होता है तो माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 और बटे 18 कैलकुलेट करेंगे, 140 है ना, और बटे में ये यहाँ पे बचेगा 42 और गुणे में 5 और ऊपर आपका 18। देखिए अब 6 से कटा, 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42, 7 पचे 35, यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ए बी सी को 6 लिखा गया, ई एफ जी को 210 लिखा गया, आई जे के को क्या लिखेगा। अब साफ साफ पता चल रहा है मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि अल्फाबेट्स को 3 अक्षर को जोड़ के ना कहीं से भी 210 तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, बी का 2 और सी का 3, इसको मल्टीप्लाई किया गया। ई का है 5, एफ का है 6 और जी का है 7 है ना। और देखिए 7 छंग 42 पंचे 210, तो आई का हो जाएगा 9, जे का हो जाएगा 10 और के का हो जाएगा 11। देखिए 11 9 99 और 10 से गुणा कराएंगे 990, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 99 नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया, ए प्लस बी बराबर इतना है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना है। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो आप हिट एंड ट्रायल से वैल्यू रख के सेटिस्फाइड करें। देखिए अब आप 0 नहीं रखेगा, नहीं तो सब तो 0 हो जाएगा। 1 रखिए, देखिए 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 है ना, यहाँ पर 1 प्लस 1 तो ए और बी की वैल्यू 1 पर सेटिस्फाइड हो रही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर मतलब सॉरी 1 स्क्वायर मतलब फिर से 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 100वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यदि ई को 5 लिखा जाता है, अमेंडमेंट को 8 9 लिखा जाता है, तो सेक्रेटरी को क्या लिखा जाएगा। देखिए ई की प्लेस वैल्यू 5 होती सही है, एक बार अमेंडमेंट को चेक कर लेते हैं। अमेंडमेंट मतलब ए का हो जाएगा 1, एम का 13, ई का 5, एन का 14, डी मतलब 4, एम मतलब फिर से 13, ई मतलब 5, एन मतलब यहाँ पे हो जाएगा 14 और टी मतलब हो जाएगा 20। सबको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 13 1 14, ठीक है, 14 दूना 28 है ना, 14 त्रिक 42, 42 हो गया है ना, 42 और 5 47, ठीक, 47 के बाद 48 49 50 और 10 60, ठीक है, 60 और 20 80 और 84 89 8 9, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे सबको ऐड किया गया, तो सेक्रेटरी को भी लिख करके ऐड कर लेंगे। एस की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 19 है ना, आगे ई की हो जाएगी 5 है ना, और सी मतलब 3, आर मतलब 18, ई मतलब 5, टी मतलब 20, ए मतलब 1, आर फिर से 18 हो जाएगा और y मतलब 25। देखिए 25 और 1 26 है ना, 26 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सबको ऐड करना है, यहाँ पे 26 और 18 अगर इसको ऐड करेंगे 18 दूना 36 है ना, तो यहाँ पे कितना था 26 और 36 है ना, 30 20 50 62 हो जाएगा, 62 और 20 82 82 और 8 70 70 और 5 75 75 में 19 जोड़ेंगे है ना। ये मैंने कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक किया है, इस वजह से नहीं आ रहा है। रुकिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए एस की प्लेस वैल्यू है 19 है ना, 19 और 5 24, 24 और 3 27,
27 और 18, 27 और 18, 27 10 37, 37 और 8 45 है ना, 45 5 50, 50 और 20 70, 71, 71 में आपको जोड़ना है 18 और फिर 26 है ना, 8 से 14 और 1 15। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 है तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए ये यूपीपीसीएस में आए हुए सी सेट के प्रश्न थे है ना, मतलब पेपर 2 जो होता है सी सेट का होता है उसमें हम लोगों ने पूरे पेपर को सॉल्व किया।